हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जेई मेंस 24 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट के बारे में। मॉर्निंग शिफ्ट का डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आज हम लोग बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट के पेपर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच विल अंडरगो डीप्रोटोनेशन मोस्ट रीडली इन बेसिक मीडियम। अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें H+ निकालना है। ये सारे अल्फा बीटा डाइकीटोन्स दे रखे हैं और एस्टर्स दे रखे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एसिडिक H निकालते कैसे हैं। तो एसिडिक H निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एसिडिक H वो है जिससे H निकालने के बाद निगेटिव चार्ज क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो अगर हम कंपाउंड ड्रॉ करें तो ये जो होगा हमारा एसिडिक H होगा। इससे OH- से अगर हम बेसिक मीडियम में H निकालेंगे तो जो निगेटिव चार्ज आएगा वो यहाँ पे आएगा फर्स्ट ऑप्शन में। बी वाले से जब निकालोगे तो सेम प्रोसेस से H निकल जाएगा और निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। सभी लोग बना के देखेंगे। GOC का एक अच्छा क्वेश्चन है ये। और जब C से निकालेंगे, ये B हो गया, ये A हो गया, और जब C से निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे H? हम लोगों को पता लग गया कि जो एक्टिव मिथाइलिन वाला हाइड्रोजन है वही सबसे ज़्यादा एसिडिक है। दिस H इज कॉल्ड एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन। एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन, इसे क्या कहते हैं? एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन कहते हैं। एक्टिव मिथाइलिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये H आसानी से एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी निगेटिव आ गया C। ध्यान से देखना कि ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर सकता है भाई, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ रेजोनेंस है। ये भी इधर रेजोनेंस कर सकता है और ये भी इधर कर सकता है। ये इधर भी कर सकता है और इधर भी कर सकता है। लेकिन सेकेंड ऑप्शन में ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर्स हैं, वो क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहे होंगे दोनों तरफ से। क्या कर रहे होंगे? क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहे होंगे। जब ये क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगी। अब जो थर्ड वाला है उसमें केवल एक तरफ से क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, सिंगल साइड। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख दें तो आ जाएगा A मोस्ट एसिडिक है, फिर C है, फिर B है। ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। तो जो आंसर आया हमारा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? डीप्रोटोनेशन मोस्ट रीडली इन बेसिक मीडियम किसका होगा? तो A का होगा। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ सही। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसानी से हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन आयन विथ 55 प्रोटॉन्स इन इट्स यूनिपॉजिटिव स्टेट। अब 55 प्रोटॉन अगर बोल दिए हैं तो उसने एटॉमिक नंबर दे दिया है। बेसिकली क्या दे दिया हमें? एटॉमिक नंबर दे दिया है। क्या दे दिया? एटॉमिक नंबर दिया। तो 55 एटॉमिक नंबर सीजियम का होता है। अगर हमें पीरियोडिक टेबल याद है तो सीजियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। दैट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। डायरेक्टली क्लब करके लिख दे रहा हूँ 4s2। ये चलो वैसे ही लिखते हैं जैसे तुम लोगों को आदत है लिखने की, तो वैसे भी लिख सकते हैं, कोई उससे हार्डली मैटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 4s2 पहले लिख दें, नहीं तो कोई कहेगा कि सर ने 4s2 तो बाद में लिखा। फिर आ जाएगा 4p6 5s2 4d10 5p6 और 6s0। क्योंकि प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं s। तो नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हो गए? 2 2 4 8 10 12। कितने हो गए? 12 हो गए कि 10 हुए यार? 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 हुए, 10 हुए, सॉरी 10 हुए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ऐसी सिली मिस्टेक लोगों से हो जाती है भाई, जैसे मेरे से हुई ना कि मैंने गिनना शुरू किया और सही मार्क कर रहा हूँ, लिख सही रहा हूँ, लेकिन काउंटिंग गलत कर रहा हूँ। तो ऐसी सिली मिस्टेक होनी नहीं चाहिए।
तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 1s में, 2s में, 3s में, 4s में और 5s में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ स्टूडेंट हैज स्टडीड द डिकम्पोजिशन ऑफ अ गैस AB3 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ही ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग डेटा। अब डेटा जो मिला है वो कह रहा है टी हाफ, देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है टी हाफ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि टी हाफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। टी हाफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम इन जनरल ऐसे लिखें कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के और कंसंट्रेशन के। फॉर जीरो ऑर्डर आराम से भाई समझ में आएगी बात। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर जीरो और पी नॉट की पावर पी की पावर जीरो फॉर फर्स्ट ऑर्डर, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P और 1/C फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके फॉर्मूले हम लोग केमिकल काइनेटिक्स वाले वीडियोस देख सकते हैं, मैंने वहाँ ड्राइव कर रखे हैं तो वहाँ जाके रेफर कर सकते हो, पूरा डेरिवेशन करा हुआ मिलेगा। तो इसका आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसानी से होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason। ए कह रहा है बेंजीन इज मोर स्टेबल देन इट्स हाइपोथेटिकल साइक्लोट्राइन स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल सही बात है, बेंजीन बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। बेंजीन किसकी वजह से, ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती है और हम जानते हैं बेंजीन एरोमेटिक होती है, तो बेंजीन ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोहेक्साट्राइन से। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स कौन से, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली बाय न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम। तो सही बात है कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहीं से ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे भी। तो ये बिल्कुल सही हो गया फोर्थ स्टेटमेंट कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को थोड़ा हौले से, थोड़ा रुक के आसानी से करना चाहिए, ज़्यादा पेन नहीं लेना चाहिए इसमें। ठीक है, भड़बड़ी में करेंगे तो गलत हो जाएगा भाई। असर्शन रीजन है, हर कोई कंफ्यूज होता है, इसमें डरने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन पे आ गया। असर्शन रीजन क्या कर रहा है, पढ़ लेते हैं फिर से कि गिवन बिलो, फिर से स्टेटमेंट दिए तो मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा, सीधे पढ़ता हूं। द बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर टू द अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां पे लिख लेते हैं कि बेरिलियम जो रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर होता है, यही लिख देता हूं, रिडक्शन पोटेंशियल का जो ऑर्डर होता है वो इंक्रीज करता है फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। तो लेस नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव ही होता है तो इसलिए ये बात सही लिखी हुई है। कह रहा है कि बेरिलियम हैज लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी ड्यू टू द स्मॉल साइज बट रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन एंथैल्पी। अब जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है कि हाइड्रेशन कैसा हो रहा है और स्टेबिलिटी कैसी आ रही है। तो ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि बेरिलियम से ऊपर से नीचे आएंगे तो हम जानते हैं कि साइज क्या होता जाएगा, साइज होता जाएगा ज़्यादा, तो हाइड्रेशन उसका ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था, लास्ट मतलब जो लास्ट वीडियो था उसमें भी डिस्कस किया था कि जिसका साइज छोटा होगा उसे हाइड्रेट करना ईजी होगा। तो इसका भी जो सही आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा इसका 4। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। कह रहा है द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोबाल्ट आयन इन CO अमोनिया 6 3+ कॉम्प्लेक्स। भाई ये लगभग हर शिफ्ट में सेम कॉम्प्लेक्स पूछा गया, लगता है NTA वालों को पसंद आ गया है। तो लिख लेते हैं कि CO अमोनिया 6 3+, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो आ गई है, ऑक्सीडेशन नंबर आ गई है 3, कोऑर्डिनेशन नंबर जो आ गई है,
कोऑर्डिनेशन नंबर जो आ गई है वो 6 आ गई है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो केस हो सकते थे, या तो ये sp3d2 होता है या d2sp3 होता है, डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा है। CO+3 स्टेट में CO का एटॉमिक नंबर 27 होता है, तो ये +3 स्टेट में Ar 4s2 3d7 होता है पहले, लेकिन अगर हमें +3 स्टेट में बनाना है तो 4s0 लिख दें और 3d6 लिख दें। पहले इसलिए लिखा है जिससे गलती ना हो हमसे, बिल्कुल है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स बना लिया और हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो करके पहले फिल करेंगे। अब सिंस अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अमोनिया कैसा है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ध्यान रखना कोबाल्ट के केस में +3 स्टेट में अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करता है, क्योंकि बॉर्डर लाइन पे है। तो अमोनिया कैसा है, लिख देते हैं सिंस NH3 is a strong field ligand, NH3 is a strong field ligand, अरे यार स्पेलिंग गलत हो जा रही है, लिगेंड NH3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो उसके केस में क्या होगा कि ये पेयरिंग कराएगा, और पेयरिंग कहाँ से कहाँ कराएगा भाई, पेयरिंग कहाँ से होती है, ये लास्ट वाले 2 सीट खाली करानी पड़ती है, दबंग आदमी है, खाली कराएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3d6, और इसके जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो अब कैसा आ जाएगा, वो इस तरह का आ जाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो किससे किससे बॉन्ड बनाएगा, 4s2 से और 4p से। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, D2sp3, और क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ठीक। तो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक भी हो जाएगा। तो डायामैग्नेटिक भी हो जाएगा, तो आंसर आ गया इसका 1। सिंपल था आंसर, कोई मुश्किल काम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच वन अमंग्स द फॉलोइंग आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमें इसमें निकालना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया है। ये एफ ब्लॉक से आया है क्वेश्चन, कहाँ से आया है, एफ ब्लॉक से। और जब तक हमें एफ ब्लॉक अगर हमने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ रखा तो इसे क्वेश्चन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। पहले तो एसएम का नाम लिख लेते हैं। एसएम का एटॉमिक नंबर होता है 62 और इसका सिंबल है एसएम, और इसका नाम है वो है सेमेरियम। और इसकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होती है। सी मतलब होता है सीरियम, और ये +3 में स्टेबल होता है ये भी। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कौन सी है, तो सीरियम 2 बार लिखा हुआ है तो हम +3 लिख के एक बार काम चला लेंगे। और ये लिखा हुआ है टर्बियम, टर्बियम इज 65 TB, दिस इज टर्बियम, और इसकी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +3 होती है भाई लोग। तो जिन जिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 स्टेबल है वो उसमें जाना चाहेंगे, ठीक है। तो अपने को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कौन कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, सीरियम 4+ और TB 4+, यानी सीरियम और टर्बियम गेन कर लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, C and D ओनली। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था क्योंकि हम लोग एफ ब्लॉक को उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। मैं इस वीडियो के साथ ही एक और वीडियो डालूंगा जिसमें नाइट्रोजन फैमिली बिल्कुल अच्छे से तुम्हारी हो जाएगी एनसीईआरटी की, और उसी से लगभग क्वेश्चंस में इसमें आए हैं और आएंगे भी अगली बार। तो मुश्किल से 30 मिनट में तुम पूरा नाइट्रोजन फैमिली अच्छे से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट बताना भाई हमें। जो पहली रिएक्शन है
दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैकेनिज्म जब मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, अभी तो डायरेक्टली आंसर लिखते। तो इसमें एडिशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस गोज विद एंटी मार्कोनिकॉफ। तो अगर हम इसे जैसा लिखा है वैसे ही लिख दें गलती बचाने के लिए, तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, हमने 4 कार्बन ले लिए और यहाँ पे एक CH2 और इसके साथ आ गया OH और ये बन गया हमारा A। तो ऐसा ये कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है, 2 जगह दिख रहा है हमें। जो बी वाली रिएक्शन है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अगर हमें रिएक्शन याद आ जाएगी तो प्रोडक्ट भी बन जाएगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस विद मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ से जब बनाएंगे तो क्या बना देंगे भाई, जरा देखना ध्यान से, तो हम ये बना देंगे। तो 1 पे 2 मिथाइल आ गए और आंसर हमारा बी बन गया। तो बी भी बन गया, तो आंसर हमारा कौन सा सही आया, हमारा आंसर आ गया 4 सही आया। एक में HBO में क्या हुआ, HBO में एडिशन ऑफ वाटर विद एंटी मार्कोनिकॉफ हुआ। लिख दूं क्या, एडिशन ऑफ वाटर यानी H प्लस एंड OH माइनस विद मार्कोनिकॉफ रूल, विद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सॉरी। ठीक है, गुड। चलो भाई ये सवाल भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो मैचिंग है, और मैचिंग जो है ये बेसिकली केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आई है, ठीक। अब इसमें याद ही करना है, मैं कुछ इसमें ज़्यादा तो ज्ञान दे नहीं सकता, इसमें तो याद ही रखना पड़ेगा। तो एंटीबायोटिक जिसके अंत में सिलिन है वो एंटीबायोटिक है, तो फोर्थ हो गया। एंटीहिस्टामिन जो होता है वो सेल्डेन होता है। ट्रैंकुलाइजर जो होता है वो मेप्रोबोमेट होता है, और फर्स्ट का फिर फर्स्ट ही होएगा। तो ऑप्शन सीधा सीधा मिल गया, ए ऑप्शन। इसमें ज़्यादा डिस्कशन का स्कोप है नहीं, ये क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के याद करो भाई, एनसीईआरटी की एक एक लाइन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट आ गया, और स्टेटमेंट वाले सवाल रिलेटिवली थोड़े से मुश्किल लगते ही हैं। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एल्कली। द ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, M plus to M for alkali metal ions is Na, Rb and Li। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर यही फॉलो होता है। CSI इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये तो ज़्यादा कोवेलेंट होगा, तो हाईली सॉल्युबल नहीं होगा, तो ये हो गया गलत, ऐसे ही करना होगा। कह रहा है लिथियम कार्बोनेट इज हाई स्टेबल टू हीट, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। लिथियम कार्बोनेट स्टेबल कहाँ होता है, लिथियम कार्बोनेट तो फटाफट डिकम्पोज हो जाता है। कौन स्टेबल होते हैं, लिथियम को छोड़ के बाकी एल्कली मेटल कार्बोनेट स्टेबल होते हैं टुवर्ड्स हीट। फिर कह रहा है पोटेशियम डिजॉल्व इन द कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया इज ब्लू इन कलर एंड पैरामैग्नेटिक, ये गलत बात है, वो सोडियम लिक्विड अमोनिया होता है, पोटेशियम के साथ नहीं होता है। कह रहा है ऑल द एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड्स, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो आंसर हमारा हो गया ए एंड ई। ये एस ब्लॉक की लाइंस लिखी हुई हैं, अगर तसल्ली से एनसीईआरटी को देखा जाएगा तो ये सारी लाइंस लिखी हुई मिल जाएंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। एनसीईआरटी मस्ट है, बिल्कुल पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला कह रहा है प्योर एनिलीन एंड अदर एराइलेमीन आर यूजुअली कलरलेस, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ज़्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स कलरलेस होते हैं, ये येलोइश होते हैं। तो इसमें जो एराइलेमीन होती है और प्योर फॉर्म में वो कलरलेस होगी। एराइलेमीन गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिडक्शन, बिल्कुल ये बात गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इन्हें भाई हम लोग इन्फॉर्मेशन की तरह प्रोसेस करो, और इन्हें धीरे धीरे थोड़ा तो याद करना पड़ेगा यार। इन्फॉर्मेशन है तो थोड़ी सी गैदर करनी ही पड़ेगी हमें, है ना, कोई और ऑप्शन नहीं रहता है इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है द मेटल विच इज एक्सट्रैक्टेड बाई ऑक्सीडेशन एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शन फ्रॉम इट्स ओर इज। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से बनाते हैं हम लोग सिल्वर को। मैं इसकी रिएक्शंस लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी रिएक्शंस भी लिख देता हूँ कि 4Ag प्लस 8Cn माइनस प्लस ट्वाइस H2O प्लस O2। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लीचिंग। अगर हम लीचिंग कराएं इसकी सिल्वर की तो इससे बन जाता है AgCN होल ट्वाइस 4 टाइम्स प्लस 4OH माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिल्वर था वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ पे आ गया +1 में, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक, अब जो सिल्वर ऑक्सीडेशन हुआ उसे अगर हम जिंक के साथ ट्रीट करा दें अगर हम जिंक के साथ ट्रीट करा दें तो ये Na2ZnCN4 बना देगा और 2 सिल्वर जो होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये +1 से फिर से 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये रिएक्शन लीचिंग वाली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अच्छी रिएक्शन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं। सवाल कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द स्पीसीज N2 N2 प्लस O2 एंड O2 प्लस। तो फटाफट इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं N2 का लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py 1 1 +1 और +1 और सिग्मा 2pz। तो ये होगा 2 2 4 8 10। तो इसका जो होमो आ गया, ये क्या आ गया, इसका होमो आ गया। ठीक है, अब होमो में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में बताने तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 0। ठीक, N2 प्लस का लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। N2 प्लस का तो सेम ही होगा भाई, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py 1 +1 1 +1 सिग्मा 2pz1। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, इसमें 1 आ गए। O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं अब। O2 ही लिखना था ना, हाँ O2 और O2 प्लस लिखना, तो O2 का लिख लेते हैं। O2 का हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। भाई लोगों ध्यान देखते रहे ना, यहाँ पे बदलाव आएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, फिर आता है पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py 1 + 1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो अब वो प्रिंसिपल हमेशा हम लोग हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमेशा फॉलो करेंगे, और ये आ जाएगा पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। तो इसका ये होमो हो गया था। इसका होमो क्या है, ये है, ये क्या है इसका होमो, इसमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आ गए वो कितने आ गए, 2 आ गए। अब O2 प्लस लिखोगे तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली बात समझ में आ जाएगी कि O2 जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और आखिरी में जो लास्ट होगा कॉन्फ़िगरेशन, जो होमो लिख देता हूँ, होमो का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px। अब हम x या y किसी में से भी इलेक्ट्रॉन एक निकाल सकते हैं क्योंकि डिजेनरेट ऑर्बिटल है, तो इसमें लड़ाई करने की कोई बात नहीं है। तो ये केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 1। तो जो ऑप्शन बनेगा इसका सही वो कौन सा बनेगा, 0 1 2 1। 0 1 2 1 मतलब ए ऑप्शन बन गया सही।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा। इतना तो मान के चलो यार, थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, एक आध सवाल में तो करोगे ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्रिटिकल सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम किसे किसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, क्योंकि जितना डेल्टा नॉट ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी कर सकते हैं हम लोग, मेटल कॉम्प्लेक्सेस को, कलर्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और ये मैंने क्लास नोट्स में भी लिखाया होगा, अगर मतलब तुमने कभी मेरे नोट्स देखे हो या कभी पढ़ने का मौका मिला होगा या कभी मैं पढ़ाऊंगा तब देखना कि वो लिखवाता हूँ कि हमेशा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और बाकी स्पेक्ट्रोकेमिकल डेटा का, तो वो डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि K2Cr2O7 paper acidified with dilute H2SO4 turns green when exposed to वो किसे किसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं K2Cr2O7 को H2SO4 से ट्रीट कराएंगे। अब हमें K2Cr2O7 पहले जो ऑरेंज कलर का था उसे हमें Cr2O3 में कन्वर्ट करना है, यानी ग्रीन कलर का होना चाहिए, तो इसका बेसिकली रिडक्शन करना है। इसका क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करना है तो ऑक्सीडेशन हम या तो H2S का कर सकते हैं, CO2 कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, SO3 कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, क्योंकि वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सल्फाइड का करते हैं नहीं, तो हम लोग ऑक्सीडेशन किसका करते हैं, SO2 का करते हैं। SO2 कन्वर्ट हो जाती है किस में, SO3 में, और एसिडिक मीडियम में ऑरेंज से ये ग्रीन हो जाता है, तो आंसर इसका 4 आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का आ गया, ये कह रहा है चूज द करेक्ट कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसके लिए डायरेक्टली भाई याद रखना है, इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा 1-एथिलामाइन पहले बना देते हैं, क्योंकि डाई वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा सवाल था। जब इससे रिएक्शन होगी तो SO3H इधर लिख लेता या ऐसा लिख लेता, ठीक, ये N डबल बॉन्ड N और ये अपने पैरा पोजीशन से इसे ऐड करा देगा। ठीक है, तो ये रेड एजोडाई बन जाती है, रेड एजोडाई बन जाती प्लस एसिटिक एसिड बन जाता है। ठीक है, ये रेड एजोडाई बन जाती है और एसिटिक एसिड बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट इज, अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें। तो कह रहा है कि भाई अजीब सवाल था ये थोड़ा, तो कह रहा है एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कंज्यूम्स नियरली 15 टाइम्स मोर एयर देन फूड। ये ठीक बात है, लेकिन इसे जज करना बहुत मुश्किल है भैया, याद ही रखना ऐसे, है ना। तो ये तो मतलब अननेसेसरी टाइप का ही था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन एक्ट करेगा, तो H2O2 में सबकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। रिड्यूसिंग एजेंट यानी खुद ऑक्सीडाइज होना है, इसे खुद ऑक्सीडाइज होना, तो -1 से यहाँ पे ये -2 में आ गया, यहाँ पे -2 में आ गया, यहाँ पे -2 में आ गया, यहाँ पे 0 में आया, तो इसी में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और Cl जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा और -1 में आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन का एक सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसमें। अब हम इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इंटीजर टाइप क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक
मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2,2,5,5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन बाई क्लोरिनेशन इज। तो देख लेते हैं, पहले हेक्सेन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हेक्सेन बन गई। इसमें 2 पे मिथाइल लगाया और 2 पे मिथाइल लगाया, और हमने लगाया है 5 पे मिथाइल लगाया है तो 5 पे लगा दिया, किधर से भी लगा लो। ठीक है, अब कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। तो क्लोरीन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं हम लोग? एक बार क्लोरीन यहाँ पे लगा सकते हैं और एक बार यहाँ पे लगा सकते हैं, 2 ही जगह क्लोरीन लगा सकते हैं, बाकी तो सिमेट्रिक है मॉलिक्यूल। तो जनरली लोग आंसर 2 लिख देते हैं, जबकि आंसर इसका होगा 3, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे क्लोरीन लगेगा दिस विल बिकम कायरल। मैं इसका स्ट्रक्चर ही बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे Cl लगाया तो एक हाइड्रोजन था, तो ये कायरल बन गया, तो इससे बनेंगे 2, और एक यहाँ से बन जाएगा, तो टोटल आंसर आ जाएगा 3। तो इसका आंसर लिखना था हमें 3। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आए तो कायरलिटी को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, बाकी कहीं कोई कायरल कार्बन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस इज सब्जेक्टेड टू चेंज एज शोन इन द ग्राफ। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम और द सिस्टम निकालना है, और नियरेस्ट इंटीजर में हमें जूल में रिपोर्ट करना है। जो प्रेशर दिया है वो बार में दिया है, ध्यान रखना, प्रेशर हमें बार में दिया और वॉल्यूम हमें लीटर में दिया, और ये लॉग की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो हमें एरिया अंडर द इनक्लोज्ड कर्व निकालना है, ये वाला एरिया। तो हमने पहले क्या करा कि इस स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। ठीक है, इस स्क्वायर का एरिया, जब इस पूरे नीचे का वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो वर्क, नेट वर्क डन लिख देते हैं। देखना भाई, नेट वर्क डन कैसे लिखेंगे? नेट वर्क डन जो आ जाएगा वो आ जाएगा, प्रेशर जो है 1 बार है, 1 बार को हम लिख दें 0.987 ATM इंटू 20 लीटर्स वॉल्यूम है, ATM लीटर में ले लिया, माइनस 2.3 हमें वैल्यू दे रखी है। ठीक, 2.3 लॉग की वैल्यू, एलन के से लॉग में चेंज करने के लिए, इंटू 0.98 हमने फिर से PV को यूज़ कर लिया, और लॉग ऑफ कितना करेंगे? लॉग ऑफ V2/V1 करेंगे, तो V2/V1 कितना आ जाएगा? लॉग 2 आ जाएगा, 40/20। ठीक है, माइनस इसलिए किया क्योंकि हमने इस पूरे का वॉल्यूम निकाला। देखो भाई, अगर मैं हाईलाइट करूँ तो इस पूरे का वॉल्यूम निकाल लिया और माइनस ये वाला वॉल्यूम कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरे का वॉल्यूम निकाल लिया, और मतलब एरिया निकाल लिया, वॉल्यूम कर रहा हूँ सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का क्या निकाल लिया? इस पूरे का एरिया निकाल लिया, और इस वाले पोर्शन वाले को माइनस कर दिया, तो जो हमें वर्क डन चाहिए था वो निकल आएगा। ठीक, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.119 ATM लीटर, और इसे जब जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 6.119 इंटू 101.325 जो कन्वर्जन यूनिट है फॉर जूल्स, तो दिस विल बी 620.04 जूल्स। तो जो आंसर लिखेंगे इसका हम वो लिख देंगे 620। सिंपल सवाल था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, यूनिट्स को चेंज करने की ज़रूरत थी। ठीक है, यूनिट्स को ही चेंज करने की ज़रूरत थी, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है। थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स क्या, क्वांटम थ्योरी के बारे में बात कर रहा है, तो देखते हैं क्या कर रहा है। द फॉलोइंग फिगर शोज स्पेक्ट्रम ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट 4 डिफरेंट टेम्परेचर्स, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाएगा सेम एनर्जी के लिए, तो आंसर जो आएगा वो T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4 आएगा। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। बिल्कुल नहीं, ब्लैक बॉडी में जब पार्टिकल्स होते हैं वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होते हैं, वहां से सिंपल हार्मोनिक मोशन करने का कोई रास्ता नहीं बचता है, तो ये भी बात हो गई गलत।
द पीक ऑफ द स्पेक्ट्रम शिफ्ट टुवर्ड लोअर वेवलेंथ एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, वो तो यहाँ से पता चल रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो पीक लेफ्ट में आती जा रही है लोअर वेवलेंथ पे, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। जो कह रहा है T1 बाई न्यू वन प्लस इज इक्वल टू T2 बाई न्यू टू इज इक्वल टू T3 बाई न्यू थ्री इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, ये वीन्स लॉ जो फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था उससे ही एक्सप्लेन होगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा था फिजिक्स में, वहां से सवाल है, ये फिजिक्स वाला सवाल है बेसिकली, ठीक। अब कह रहा था गिवन स्पेक्ट्रम कुड बी एक्सप्लेन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ही बेसिस थी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन थोड़ा बहुत कर पा रही थी, बाकी क्लासिकल मैकेनिक्स से तो कुछ हो नहीं रहा था। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये आ गया एंड्रूज आइसोथर्म, क्या आ गया है, एंड्रयूज आइसोथर्म आ गया, बिल्कुल एनसीईआरटी की लिखी हुई लाइन्स हैं, बस हमें एनसीईआरटी पढ़ा होना चाहिए या फिर क्लास में पढ़ा होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा था। कह रहा है नंबर ऑफ स्टेटमेंट विच आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग कंप्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो एनसीईआरटी में भी कार्बन डाइऑक्साइड दिया, कितने अच्छे लोग हैं, फ्रॉम पॉइंट ए इन द एंड्रयूज आइसोथर्म ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स एज अ गैस अप टू पॉइंट बी, बिल्कुल ठीक बात है, यहां तक इस पॉइंट तक तो ये गैस रहेगी, यहां से यहां जो बीच में आएगा लाइन वो लिक्विड और गैस के बीच में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम, और इसके पीछे सब क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी, ठीक। तो ए स्टेटमेंट सही हो गया, द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर्स एट सी नहीं होगा, वो बी पे ही पहली बार अपीयर कर जाएगी, क्योंकि बी और सी के बीच में लिक्विड और गैस फेज दोनों एग्जिस्ट करती है, तो बी हो गया गलत। फिर कह रहा है लिक्विड एंड गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट, देखो ये बात मैं बोल रहा था ना, को एग्जिस्ट बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी, ठीक है। एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम बी टू सी द अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, नहीं लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना कि डिक्रीज करेगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये गलत हो गया, सॉरी। तो इसके जो आंसर आ गया वो आ गया 2। स्टेटमेंट वाले सवाल भाई थोड़े से मुश्किल हैं, इन्हें थोड़ा ध्यान से सोच समझ के ही करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरा सजेशन तो यही है आप लोगों के लिए। तो 5 सवाल सेलेक्ट करने थे तो नहीं करते हम लोग, ये सवाल है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द पीके ऑफ एसिटिक एसिड इज 5, पीके दे दिया मैं, और पीएच हमसे पूछी है ऑफ 0.005 मोलर कैल्शियम लैक्टेट, लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर दे दिया, उस समय कोई मतलब नहीं, तो हम LaCH लिख लेते हैं इसे लैक्टिक एसिड को, और इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, तो बेसिकली इससे कैल्शियम लैक्टेट बना होगा, है कि नहीं, कैल्शियम लैक्टेट बना होगा। कैल्शियम लैक्टेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो इसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टेट आयन कितना आ जाएगा, क्योंकि एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम लैक्टेट कितना रिलीज करेगा 2, तो 2 इंटू, क्योंकि हमें नॉर्मेलिटी चाहिए तो 0.005 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर ले लेते हैं लैक्टेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल्स टू pH is equals to 7 plus 1/2 pKa plus log C, log C कॉन्सेंट्रेशन में पता है, तो ये 7 प्लस 1/2 pKa में पता है 5 है, और प्लस log C की वैल्यू 0.01 है, तो ये आ गया 7 प्लस 1/2 5 माइनस 3 5 माइनस 2 सॉरी 5 माइनस 2 7 प्लस 1/2 इंटू 3 यानी कि 8.5, तो पीएच आ गई 8.5, और हमें जिस फॉर्मेट में लिखनी है तो हम लिख देंगे 85 इंटू 10⁻⁻1, तो ये सिंपल सवाल था, इसे अटेम्प्ट करना चाहिए था, तो इसका आंसर आ गया 85, इसका आंसर आ गया 85, और साफ साफ लिखूँ 85 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ पाई बॉन्ड
प्रेजेंट इन परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले भाई। पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, peroxo disulfuric acid will be HOS double bond O double bond O OOS double bond O double bond O OH। ये peroxo disulfuric acid है, ठीक। और वो ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OS O O और OH। अब हमसे पूछ रहा है सम ऑफ पाई बॉन्ड, तो 4 ऊपर हो गए, 4 ऊपर वाले में हो गए और 4 नीचे वाले में हो गए, तो सम ऑफ पाई बॉन्ड कितना आ गया, 8 आ गया। सिंपल सवाल था। ऐसे सवाल ढूंढ के लगाने होते हैं भैया, अगर ऐसे सवाल नहीं लगाओगे तो बिल्कुल ही नंबर नहीं आएंगे ना। सवाल सही पिक करना ही कला है जेई में, और खासकर मेंस में और एडवांस में तो और भी ज़्यादा। मेंस में थोड़ा बहुत चलो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आता है तुम रैंडमली उठा सकते हैं, एडवांस में सोच सोच के एक एक सवाल सही सही उठाना। और मैं एक गारंटी से बताता हूँ सबको कि जिसने भी थोड़ा पढ़ा है उसे ये आता ही होगा, ऐसा कोई नहीं जिसे ना आता हो, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ट्राईपेप्टाइड्स पॉसिबल बाय मिक्सिंग ऑफ वैलिन एंड प्रोलीन। तो वैलिन और प्रोलीन का हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। वैलिन इज COH अल्फा अमीनो एसिड है, और प्रोलीन इज तो इन्हें कंबाइन करके, क्योंकि हमें ट्राईपेप्टाइड बनाने हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है CONH। तो हमें ट्राईपेप्टाइड बनाने हैं तो 2⁻³ क्योंकि दोनों तरफ लगा सकते हैं। ट्राईपेप्टाइड बनाने के लिए तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब इससे OH निकालो, इससे H निकालो, इससे H निकालो, इससे OH निकालो, इस तरह से निकालते रहोगे तो बन जाएंगे ट्राईपेप्टाइड। और सिंपल बात है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कि मतलब वैलिन प्रोलीन, फिर प्लोरीन वैलिन, फिर वैलिन वैलिन, प्रोलीन प्लोरीन, इस तरह से बनाएंगे। और वैलिन प्रोलीन में तो इंटरचेंज भी हो जाएगा क्योंकि एसिड और दोनों चेंज कर सकते हैं, ठीक। एसिड और एमीन दोनों चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट आ गया है और इसे देखते हैं क्या कर रहा है। द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजियस ऑप्शन इज, ठीक है। इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, बिल्कुल नहीं। धूल कभी भी स्पेसिफिक तरीके से एड्जॉर्ब नहीं होती कि भाई हम लोहे पे तो एड्जॉर्ब होंगे और प्लास्टिक पे नहीं होंगे या स्किन पे नहीं होंगे, तो ये बात तो गलत हो गई, ठीक। इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज हाई, ये भी गलत बात हो गई। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बिल्कुल ठीक बात है। इट रिजल्ट इन टू मोनोलेयर, मोनोलेयर मानते हैं, होता नहीं है, ठीक। नो एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, ये बात सही है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने थे, तो इसके आंसर आ गया 2, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ units which are used to express concentration of solution from the following is, ये तो सिंपल है यार, मास परसेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, ppm और मोलैलिटी, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। मोल कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट नहीं करता, तभी हमें मोलैरिटी की जरूरत पड़ती है, नहीं तो डायरेक्टली मोल्स बता देते। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 आ गया इसका आंसर। ये ऐसे सवाल करने थे, कठिन कठिन नहीं करने थे, ये वाले सवाल ढूंढ ढूंढ के करो, जल्दी सिलेक्शन होगा, नंबर ज़्यादा आएंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। सवाल क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द टोटल प्रेशर ऑब्जर्व बाय मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स A and B is 350 mm of mercury when their mole fractions are 0.7 and 0.3 respectively। तो हमें XA की वैल्यू दे रखी है 0.7 और XB की वैल्यू दे रखी है 0.3। तो हम इससे सीधे लिख लेते हैं कि P टोटल इज इक्वल टू XA PA0 प्लस XB PB0। XB कह लो काई भी कह लो, एक ही बात है।
तो पी टोटल दिया हुआ है 350 और मोल फ्रैक्शन दिया है 0.7 इंटू पी ए नॉट प्लस 0.3 इंटू पी बी नॉट। एक इक्वेशन बन गई हमारी ये, ठीक। फिर कह रहा है द टोटल प्रेशर बिकम्स 410 बन गया इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ चेंज टू 0.2 एंड 0.8, तो 0.2 पी ए नॉट प्लस 0.8 पी बी नॉट। तो ये इक्वेशन 2 बन गई। दो इक्वेशन है, दो अननोन है और हमें निकालना क्या है, प्योर ए का पी ए नॉट की वैल्यू निकालनी। तो इन दोनों को व्हेन वी सॉल्व, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आफ्टर सॉल्विंग। वो लीनियर इक्वेशन है, ये उम्मीद रखता हूँ कि सब लोग सॉल्व कर लेंगे। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट पी ए नॉट एज 314 mm ऑफ मरकरी। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 314 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक पेपर और डिस्कस कर लिया। इसी तरह से मैं मेंस के सारे पेपर्स डिस्कस करता रहूँगा, आप लोगों के पास आता रहूँगा। आप लोगों को करना ये है कि पेपर में जो गलतियाँ हुई थी उन चैप्टर्स को दोबारा से देखना है, क्या क्या गलती हुई, और कम से कम रोज़ एक पेपर या हर दूसरे दिन एक पेपर तो करना ही करना है और उसकी एनालिसिस करनी है। बहुत ज़्यादा थ्योरी पे जोर नहीं देना है। अभी के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।